प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 11 को डिटेल से पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नेम है आधुनिकीकरण के रास्ते। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस शिंग राजवंश की सत्ता और शून्य जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन और शांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। शिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक समृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिकी राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफ़र उसने ऐसे दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेज़ी से विकास हुआ, वह जापानी संस्थानों और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करते हैं जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में ये एक था। 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्य कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा है कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वता पूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीके से किया है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों,
कुओं जैसे लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथप्रदर्शकों में से एक कुनिताके जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जैसुद पादरी मैट्रियोरिकी और जापानी में लुई फ्राई 1532 से 1597 जैसे बुद्धिजीवियों के काम को आगे बढ़ाया है। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियाँ दी है। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए हैं, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। काल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों को लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई है। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते हैं और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब यह कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों में आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। नाइतो कानेनन 1866 से 1934 ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। शिनोरोन चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के कॉल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है। परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीप देश है, जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं: पीली नदी हुआंग है, यांगत्से नदी छांग जियांग तीसरी सबसे लंबी नदी और पर्ल नदी। देश का प्रसिद्ध ध्यान से सुनने चाहिए। 3 प्रमुख नदियां हैं: पीली नदी जिसे हुआंग है, यांगत्से नदी जिसे छांग जियांग और पर्ल नदी। देश का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस का भाग है। मंगोलिया है, इधर मंचूरिया का पार्ट है और होकाइडो द्वीप है। जापान का टोक्यो यहाँ पे है, क्योतो, शिकोकू, हिरोशिमा, क्यूशू। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, नागासाकी, पीत सागर यहाँ पे जापान में, शंघाई। जापानी क्षेत्र 1941 में देख लीजिए कहाँ तक था। ये पूरा मंचूरिया का भाग, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और ये नीचे तक का पार्ट जो है जापान के अंदर में था 1941 में। इसको आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटनीज, कैंटन, गुआंग जाओ की बोली उए और शंघाई की बोली वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं।
सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी का या कैंटनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिम सम शाब्दिक अर्थ दिल को छूना यहीं का खाना है, जो गूँथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है, जबकि सिंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है, जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं: होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो। फिर से सुन लीजिएगा, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये 4 समूहों में बटा हुआ है। 4 बड़े द्वीप हैं: होन्शु, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो। ओकिनावा द्वीप की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बाहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। जापान राजनीतिक व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते अगली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुनापद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो, आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे, ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खाद्यान्नों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे, और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दियों में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इनका सबका मिला-जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। दैम्यो की राजधानी परी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय की ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहां तेजी से बढ़ते व्यापार वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूँकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे पता यह चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना लिखना कितना लोकप्रिय था।
छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजन में रेशम उद्योगों के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिसमें रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलावों, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी है जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथकीय कहानी बताती है कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्यदेव के उत्तराधिकारी थे। निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर संघ था। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देशी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिम वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। गेंजी की कथा। मुरासाकी शिकोबू द्वारा लिखी गई हेयान राजदरबार की यह काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई और हेयान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इसमें यह भी दिखाया गया कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। मेजी पुनर्स्थापना। 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीति संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका में कामोडोर मैथ्यू पेरी 1794 से 1858 को जापानी सरकार ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन से जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनैतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आ गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। पेरी की जहाज लकड़ी के ब्लॉक एक जापानी छापा। जापानी जिन्हें काले जहाज, जिनकी लकड़ी के जोड़ों को गोलाकार से सीलबंद किया जाता था, कहते हैं।
काले जहाज कहते थे। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया है जिनमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, चूँकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। कोमोडोर पेरी जापानियों की निगाह से। कोमोडोर पेरी की तस्वीर। जापानियों और एज़टेकों का यूरोपीय लोगों से जो संपर्क टकराव हुआ, उसके अंतरों की पहचान कीजिए। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सबके चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उनकी उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुकोकू क्योहे समृद्ध देश मजबूत सोना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की ज़रूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया था, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राज्याज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक की प्रेरणा दी जाती थी। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। उनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएँ इसका इस्तेमाल करती, जैसे कि मुरासाकी। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों हिरागाना अथवा कताकाना को मिलाकर लिखी जाती थी। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह में लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफ़ी तेज़ी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करे या कोई यूरोपीय भाषा अपना ले। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे जापानी भाषा को दिखाया गया है।
राष्ट्र के जापानी लेखांजी चीनी चित्रात्मक लाल से चीनी चित्रात्मक दिखाया गया है और काताकाना नीला और हिरागाना हरा है। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयाँ सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। आधुनिक व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठ के बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर है। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेशी नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीनी और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम रहा। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों से फ़ायदे के जरिए प्रमुख जहाज़ निर्माता बनाने में मदद मिली, जिससे जापानी व्यापारी जापानी जहाज़ों में होने लगा। जाएबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइदो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और यहाँ आइनू कहे जाने वाले देशी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई। औद्योगिक मजदूर। यहाँ पे कपड़ों के कारखाने में श्रमिकों को दिखाया गया है इस पिक्चर में। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 700,000 से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और उनमें मशीनें और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी।
1920 तक आते आते इसकी जनसंख्या 2000 से ज़्यादा हो गई और 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी। जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ और संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। आक्रामक राष्ट्रवाद। एक किसान के बेटे तनाका शोजो ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहले संसद डायट से सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आशियों खान से वातारसी नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग किलोमीटर की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिसमें 1904 तक फसल सामान्य हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड कराऊँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।